ट्वेल्थ के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रहे ये पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम इनको पहचानेंगे कैसे कि किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है। जब तक ये सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं होगी ये चैप्टर हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हम इनको पहचानेंगे कैसे कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। सबसे पहले देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Electrolytes, the substances which pass electricity through them either in their aqueous solutions or in their molten form are called electrolytes. When electrolytes are dissolved in water or melted, they get splitted into ions. This phenomenon is called ionization or dissociation. तो आपको बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में विद्युत को अपने से होकर प्रवाहित होने देते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दैट इज सब्सटेंसेस व्हिच पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आइदर इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की विशेषता है जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या इनको मेल्ट करते हैं तो ये अपोजिटली चार्ज आयंस में टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। इस फिनोमेनन को हम आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए NaCl सॉलिड जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, ये टूट करके दिया Na प्लस एक्वस यानी सोडियम प्लस आयन दिया प्लस Cl माइनस एक्वस। क्या देखा आपने, NaCl सॉलिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। सेम वैसे ही NaCl सॉलिड को जब हमने मेल्ट कराया, NaCl सॉलिड व्हेन मेल्टेड, हमने उसे गर्म किया, मेल्ट कराया, तो ये टूट गया Na प्लस प्लस Cl माइनस आयंस में। ये फिनोमेनन क्या कहलाता है, दैट इज आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। याद रहे इन जनरल हम आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। बारीक सा डिफरेंस जैसे सपोज हम NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl सॉलिड स्टेट में भी आयनिक कंपाउंड है, उसमें आयंस हैं। तो जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन तो ऑलरेडी उसका हुआ है, वह 100% आयोनाइज्ड है, Na प्लस और Cl माइनस आयन से बना हुआ है। उसका डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCl का, HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वह H प्लस और Cl माइनस आयंस में टूटेगा। इस फिनोमेनन को हम आयोनाइजेशन भी बोलेंगे, साथ साथ डिसोसिएशन। यहां पर आयोनाइजेशन कम डिसोसिएशन हो रहा है, जबकि NaCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो उसका सिर्फ डिसोसिएशन होता है, क्योंकि वह ऑलरेडी आयोनाइज्ड है, वह आयनिक स्पीसीज है। क्लियर है। तो आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन यानी आयनन और वियोजन में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, इसे आपको जानना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि NaCl सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व किए तो यह Na प्लस और Cl माइनस एक्वस बना रहा है, यहां पर इसका डिसोसिएशन हो रहा है। क्लियर है, वियोजन हो रहा है। सेम वैसे ही NaCl सॉलिड को हमने मेल्ट कराया, यह Na प्लस और Cl माइनस आयंस दिया। क्लियर है। और ये फिनोमेनन क्या कहलाया, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। आगे देखिए क्या लिखा है, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन
या उनके गलित अवस्था मॉल्टन फॉर्म से इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वह ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयनों के गति के कारण फ्लो होती है। याद रहे जब हम मेटालिक वायर की बात करते हैं, मेटालिक वायर से जैसे कॉपर वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वह ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्वस सॉल्यूशन से या मॉल्टन फॉर्म से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वह ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, आयनों के गति के कारण पास होती है। क्लियर है? आगे देखिए क्या लिखा है, ऑल एसिड्स, एग्जाम्पल कौन कौन है, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH एटसेट्रा। बेसिस, एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, BaOH twice, etc. एंड salts, एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, NH4Cl, K2SO4, CH3COONA, etc. आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने देखा कि सारे एसिड्स, सारे बेसिस और सारे सॉल्ट्स इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन द इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो आयोनाइज्ड और डिसोसिएट हो जा रहे हैं। अब कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं कि जितने मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करोगे सारे के सारे डिसोसिएट और आयोनाइज्ड हो जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे होंगे कि कुछ मॉलिक्यूल तो उनके डिसोसिएट और आयोनाइज्ड होंगे, बाकी के एज इट इज रह जाएंगे। क्लियर है? तो इस बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट का वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में किस हद तक आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन हो रहा है, इस बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरे को नाम देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्या देखा आपने? डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन द इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी वियोजन अथवा आयनन की मात्रा के आधार पर। कहां पर? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में वियोजन अथवा आयनन की मात्रा के आधार पर इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। Such electrolytes which dissociate almost completely in their aqueous solutions are called strong electrolytes। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने जलीय विलयन में almost completely, लगभग पूरी तरह आयोनाइज्ड होते हैं, डिसोसिएटेड होते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बताया गया? Such electrolytes which are almost completely dissociated और आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते कौन हैं? कौन कौन हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं? देखिए यहां पर सबसे पहला कैटेगरी ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, क्या बोलते हैं इसको? दैट इज पर क्लोरिक एसिड। ऑलवेज रिमेंबर इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड ऑफ नेचर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है इसको। तो HClO4 नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड है, यानी सबसे प्रबलतम अम्ल माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है क्यों यह प्रबलतम अम्ल है प्रकृति का, हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि HClO4 ये नेचर का प्रबलतम अम्ल है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। चलिए, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH, KOH, RbOH, CSOH, BaOH ट्वाइस, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस, एग्जांपल NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस एटसेट्रा, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे के सारे प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। तो पहली कैटेगरी सारे प्रबल अम्ल, दूसरा सारे प्रबल क्षार बेसिस,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के जो सॉल्ट्स हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण, ये भी किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको मालूम है सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब एक एसिड बेस से रिएक्शन करता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? तो यहां पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4 ऑलरेडी देख चुके हैं कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनको जब हम स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH, KOH, RbOH, BaOH ट्वाइस, इनमें से किसी से रिएक्शन करा देते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वह बनेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वह कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा? तो याद रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तीसरी कैटेगरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, NaNO3, KNO3 एटसेट्रा। याद रहे सॉल्ट्स कहां से आए? तो अभी जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड्स देखा उनमें से आप कोई एक एसिड लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग बेस आपने देखा था उनमें से कोई एक बेस लीजिए और आपस में रिएक्शन करा दीजिए। क्या बनेंगे? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस बनेंगे। एक एग्जांपल यहां पर शो किया गया है, ये देखिए NaOH एक्वस, याद रहे स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस HCl एक्वस स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों का रिएक्शन कराया गया, क्या बनेगा? NaCl। याद रहे बेस का जो Na पार्ट है वह Cl एसिड के Cl पार्ट से, HCl के Cl पार्ट से Cl माइनस से जुड़ करके इसका Na प्लस इसके Cl माइनस से जुड़कर NaCl बना दिया, प्लस बेस का OH माइनस आयन एसिड के H प्लस आयन से जुड़कर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। तो यहां ये जो सॉल्ट बना NaCl, याद रहे इसमें Na कहां से आया है? NaOH से जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। Cl कहां से आया? HCl से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये सॉल्ट कैसा हुआ? दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑलवेज रिमेंबर इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए आगे देखिए एक और एग्जांपल, 2KOH aqueous plus H2SO4 aqueous gives K2SO4 aqueous plus 2H2O liquid। KOH strong base, रिएक्शन किया H2SO4 से विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बनाया? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। याद रहे सॉल्ट बनाया, कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। नेचुरली यह भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तीसरी कैटेगरी है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। चौथी कैटेगरी देखिए, चौथी कैटेगरी है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो सॉल्ट है वह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। क्लियर है? अब हम यहां पर एक वीक बेस जो लेने जा रहे हैं दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वेल नोन वीक बेस, उसके सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। सपोज एग्जांपल के तौर पे क्या देख रहे हैं? एग्जांपल NH4Cl, NH4 twice SO4 that is ammonium sulfate, NH4NO3 ammonium nitrate etc। देखिए कैसे बने ये सॉल्ट। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, इसको आपने ट्रीट किया HCl एक्वस के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। इसका अमोनियम पार्ट इसके क्लोराइड पार्ट से जुड़ गया, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो अमोनियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं Cl कहां से आया है? HCl से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4 कहां से आया है? दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है? वीक बेस है। तो ये सॉल्ट कैसा हुआ? दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एक और एग्जांपल देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2NH4OH एक्वस प्लस H2SO4 एक्वस। याद रहे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड से नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए वीक बेस। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पर। वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से रिएक्शन किया, क्या बनाया? अमोनियम सल्फेट जो कि सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी H2SO4 एंड वीक बेस यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका सॉल्ट है। और कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा? ये भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस।
कौन सा? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। फोर्थ कैटेगरी सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, यानी दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के जो सॉल्ट हैं। इस बार हम वीक एसिड को जैसे CH3COOH, H2CO3, HCN, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं, इनको अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करा दें तो जो सॉल्ट बनेगा वह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा और वह भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। CH3COONA दैट इज सोडियम एसीटेट, CH3COOK पोटेशियम एसीटेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, NaCN सोडियम साइनाइड, KCN पोटेशियम साइनाइड एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैसे सॉल्ट हैं? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हैं और सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आते हैं। देखिए यहां पर कैसे बने। तो ये कैटेगरी आपने देख लिया, 4 कैटेगरी, 4 नहीं बल्कि 5 कैटेगरी आया किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब हम बात करने जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। याद रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये सारे कैटेगरीज कैसे थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरीज थे। अब हम बात करने जा रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरीज की। क्लियर है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए क्या होते हैं। Weak electrolytes, such electrolytes which dissociate very feebly or partially in their aqueous solutions are called weak electrolytes। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने जलीय विलयन में बहुत कम या आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, आयनित होते हैं, क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। क्या बताया गया? सच इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट वेरी फीबली और पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो सारे वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सारे वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, एकमात्र कैटेगरी सॉल्ट की, वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस के सॉल्ट्स, वो भी क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिए क्या क्या है? ऑल वीक एसिड्स, एग्जांपल में देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऑल वीक एसिड्स कौन कौन है? वीक एसिड्स CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्लियर है? ऑल वीक बेसिस एग्जांपल इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस एटसेट्रा। ये सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? तो याद रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्योंकि ये वीक बेसिस हैं। और तीसरी कैटेगरी है सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, यानी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के जो सॉल्ट्स हैं वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में आते हैं। कोई भी वीक एसिड ले लीजिए, ये है सपोज, वीक बेस ले लीजिए, ये, इन दोनों का रिएक्शन करा दीजिए, जो सॉल्ट बना वह वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बनेगा और कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल सॉल्ट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो CH3COONH4 इन दोनों के रिएक्शन से बना, HCOONH4 दैट इज अमोनियम फॉर्मेट। याद रहे सिर्फ एसिटिक एसिड वीक एसिड नहीं है, इन जनरल सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। तो फॉर्मिक एसिड भी एक वीक एसिड है। अमोनियम फॉर्मेट कैसा सॉल्ट हुआ? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम साइनाइड दिस इज आल्सो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो याद रहे ये पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि अब आप पहचान लेंगे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्यों स्ट्रॉन्ग है, और वीक है तो क्यों वीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। याद रहे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। क्लियर है? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयनन की मात्रा, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, होता क्या है?
तो आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो लगभग पूरी तरह मतलब अगर आपने 50,000 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया तो लगभग सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए। क्लियर है? तो उसे आप क्या नाम दोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? तो उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 1 होगा। वहीं कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर उनका डिसोसिएशन बहुत कम होगा। मान लीजिए हमने 5 लाख मॉलिक्यूल डिसॉल्व किए तो पता लगा उसमें से 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, बाकी के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके वियोजन की मात्रा जो होगी वह बहुत कम होगी। तो देखते हैं वियोजन की मात्रा होती क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है क्या। तो याद रहे किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को जितने मॉलिक्यूल आपने वाटर में डिसॉल्व किया पूरे के पूरे तो डिसोसिएट नहीं होंगे, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल अनडिसोसिएटेड रह जाए। यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखिए क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which remains dissociated at equilibrium is called degree of dissociation or degree of ionization of electrolytes. Mathematically, degree of dissociation, that is alpha, equal है the number of molecules dissociated at equilibrium upon total number of molecules. याद रहे किसी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वह डिसोसिएट होता है। डिसोसिएशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस और कुछ समय बाद एक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है, दैट इज जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है और रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस है दोनों सेम हो जाते हैं। इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम देते हैं। डिफाइन कैसे किया गया? साम्य अवस्था में किसी विद्युत अपघट्य का वह प्रभाज जो वियोजित रहता है, जो वियोजित होता है, क्या कहलाता है? उस विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कहलाता है। क्या डेफिनेशन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, the fraction of total number of molecules which remains dissociated at equilibrium is called degree of dissociation or degree of ionization of the electrolyte। तो आपको बताया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के कुल अणुओं का वह प्रभाज जो साम्य अवस्था पर वियोजित रहता है अथवा आयनित रहता है, उस विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहलाता है। मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा अल्फा इक्वल होता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम, यानी साम्य अवस्था में वियोजित अणुओं की संख्या अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कुल अणुओं की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, BaOH twice, NaCl, KCl, NH4Cl, K2SO4, CH3CONA, बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो नेचुरली इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आता है। कितना आता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, लगभग 1 होता है इनके लिए। क्यों भाई? क्योंकि इनके जितने मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं लगभग सारे आयोनाइज्ड हो जाते हैं। क्या लिखा है देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स are almost completely dissociated in their aqueous solutions. Hence, for these electrolytes, the degree of dissociation is almost equal to 1. Thus, for strong electrolytes, alpha is almost equal to 1. Almost equal to का साइन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, लगभग 1 होता है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों लगभग सेम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। On the other hand, weak electrolytes, example CH3COOH, H2CO3, HCN, NH4OH,
CH3COO NH4 NH4 twice CO3 NH4CN etc. are very feebly dissociated in their aqueous solutions at equilibrium. Hence, for these electrolytes, the degree of dissociation is very lesser than 1. Thus, for weak electrolytes, alpha is very less than 1. तो weak electrolytes के लिए degree of dissociation alpha का वैल्यू 1 से बहुत कम होता है. क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर number of molecules dissociated बहुत कम है as compared to total number of molecules. ये फार्मूले पर आइए आप, ये देखिए. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अपने एक्वस सोल्यूशन में बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, ये जो संख्या है, जो न्यूमरेटर है, वो बहुत कम होगा, जबकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू ज्यादा होगा. तो यहां अल्फा का वैल्यू वेरी लेस देन 1 आएगा, 1 से बहुत कम आएगा. किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ कॉम्पिटिशन कॉर्नर फॉर IIT नीट एम्स. यहां पर ये जो टॉपिक हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिया, साथ में वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की, इनसे रिलेटेड नीट एम्स और IIT में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको भी हमने यहां पर कुछ कवर किया है. देखिए कुछ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. किसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू लगभग 1 होगा, ये आपसे पूछ रहा है. याद रहे किसके लिए लगभग 1 होता है, तो याद रहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट पहचानना जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएगा. ऑप्शंस देखिए, HCl, NH4Cl, CuSO4, ऑल. व्हाट विल बी आंसर? ऑल, सारा. क्यों भाई? क्योंकि ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हुए हैं यहां पर. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. CuSO4 सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो आंसर क्या हो गया? ऑल. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी द लीस्ट. किसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा सबसे कम होगी. फिर से आपको देखना होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए सबसे कम होगी. याद रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट 1 होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिस्ट होता है, वेरी लेस देन 1 होता है. तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमको देखना है कि इनमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दिया हुआ है, वो आंसर बन जाएगा. ये देखिए, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. NH4Cl ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. कैसे पता चला? दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड. C अमोनियम हाइड्रोक्साइड, याद रहे ये एक वीक बेस है, नेचुरली यही आंसर होगा. इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी लेस देन 1 होगा, 1 से बहुत कम होगा. और नेक्स्ट D HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो आपने देखा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एकमात्र केस C है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो नेचुरली इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी इसके वियोजन की मात्रा सबसे कम होगी. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज. किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है? ऑप्शन है 1, नहीं. ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ये भी नहीं. ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. वेरी लेस देन 1, 1 से बहुत कम. दिस इज करेक्ट आंसर. 1 से बहुत कम होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है वेरी ग्रेटर देन 1, ये भी गलत आंसर है. तो आंसर क्या हुआ? C वेरी लेस देन 1. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज. किसी प्रबल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा कितनी होती है? याद रहे एग्जैक्टली 1. दिस इज इनकरेक्ट आंसर. एग्जैक्टली 1 नहीं होती. क्लियर है. ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इज करेक्ट आंसर. क्या आंसर है? लगभग 1 के बराबर होती है. वेरी लेस देन 1 याद रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, एंड वेरी ग्रेटर देन 1 ये ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो आंसर कौन सा हुआ इसका? The degree of dissociation of a strong electrolyte is almost equal to 1. B option will be correct answer. Question 5, the degree of dissociation of CuSO4 is. CuSO4 का degree of dissociation कितना होगा? याद रहे ऑप्शन सेम दे दिए हैं. अब आपको सिर्फ ये जानना है कि CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट कैसा है.
तो याद रहे CuSO4, SO4 कहां से आया इसमें, H2SO4 से, स्ट्रॉन्ग एसिड। Cu, ये CuOH ट्वाइस से आया है, वीक बेस। तो ये सॉल्ट कैसा हुआ, दिस इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। और सॉल्ट में आपको मालूम है कि दोनों पार्ट स्ट्रांग हो या कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग हो तो वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो नेचुरली CuSO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। याद रहे कैसा है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। नेचुरली इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, 1 से बहुत कम होगा। तो पहला ऑप्शन है 1, गलत आंसर है यह। सेकेंड ऑप्शन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, ये भी गलत है। सी ऑप्शन वेरी वेरी लेस देन 1, दिस इज करेक्ट आंसर। यही आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, क्योंकि यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एंड डी ऑप्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये भी गलत ऑप्शन। तो आंसर क्या हुआ इसका, सी। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कैसे पहचानेंगे, और साथ में आपने देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, किसके, विद्युत चालकता की। विद्युत अपघट्य के विलयनों से विद्युत का चालन कैसे होता है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे डिफर करता है मेटालिक कंडक्टेंस से, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।